नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को हार्दिक स्वागत है शानदार और जानदार तरीके वाले सेशन में। बिल्कुल कल आप दिवाली बड़े धूमधाम से मनाएंगे, तो आपको दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। आपके घर में लक्ष्मी आए, लक्ष्मी बरसे, बेटियों का सम्मान करें, वो लक्ष्मी के समान है। आप इस बार नौकरी लगे और पूरी हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि अगली दिवाली आप सरकारी जहाँ पर भी सेवा में कार्यरत हो वहाँ से छुट्टियाँ लेकर या उन छुट्टियों में आकर आप दिवाली मनाएं, ताकि आपको और आपके परिवार को इसके बारे में बहुत अच्छा लगे। तो दोस्तों, यहाँ तक की बात तो आपके बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि दिवाली वाला जो सीन है भैया, बड़ा ही क्रिटिकल, बड़ा ही शानदार मामला चलता है दिवाली का। ठीक है ना। चलिए, तो वही तो वाली जो बात है, दिवाली 5 दिनों का त्योहार है, तो वो सारी चीज़ें, सारा सिनेरियो भी आपको पता होना चाहिए। सारी यादें, सारी बातें, खट्टी मीठी बातें, गाँव में सभी लोग मिलेंगे एक दूसरे से। बिल्कुल प्यार और सौहार्द का त्यौहार बनाए रखें। ठीक है, फटाकों से थोड़ा सा सावधानी से बरतें। इतना हाथ में कई होते हैं, जोश जोश में हाथ में लेकर बम चलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और बिल्कुल हमारी क्लास कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, उसके बाद भी रहेगी क्लास हमारी अनवरत रहेगी। ठीक है, कुछ क्लासें रिकॉर्डेड भी रहेंगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बिल्कुल मस्त और बिंदास तरीके से जुड़े रहिएगा। चलिए, अब बात करते हैं आगे की। आगे का सिनेरियो सेट करें। बिल्कुल हमारे पास राजस्थान पुलिस का जो बैच है वो बड़ा ही शानदार चल रहा है। कुछ MCQ से पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, फिर हम उसको धीरे धीरे थ्योरी में भी कन्वर्ट करेंगे, ताकि एक बार आपको उन प्रश्नों का पता लगे जो एग्जाम्स में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो जो प्रश्न एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, क्योंकि आपके इतिहास और कल्चर दोनों सिलेबस में हैं और बड़े बिग लेवल पर है, यानी संपूर्ण इतिहास और संपूर्ण कल्चर है, तो उन प्रश्नों को भी एक बार हम देख लें जो हमारे काम के रहने वाले हैं। मस्त और बिंदास तरीके से सारी चीज़ें हमें जोड़ सी लेनी है। ठीक है, चलिए तो ठीक है। अड्डा 247 देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड कर ले। अड्डा 247 ऐप डाउनलोड कर ले और मस्त और बिंदास तरीके से चीज़ों को समेट लें। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी है। प्रश्न देखो कितने अच्छे तरीके से एग्जामिनर ने घुमाया है। उस प्रश्न को जिस तरीके से इसने मैन्युफैक्चर या मॉडिफाई किया है ना, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी स्तंभों की संख्या कितनी है। 64, 74, 84, 94। 84 खंभों की, 74 खंभों की, 64 खंभों की या 94 खंभों की। तो मुझे जल्दी से, आराम से, फटाफट, शानदार तरीके से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर होगा 84 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी या स्तंभों की संख्या कितनी है। तो यह 84 खंभों की छतरी है। 84 देवा गुजर वाला कंसेप्ट है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक एक कथन को पढ़िए, मस्त तरीके से पढ़िए, एक एक चीज को मेंशन करते हुए पढ़िए। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य कराया गया था। तो इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है और इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य कराया गया था। बताइए सही जवाब इसका क्या रहने वाला है। सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही है, इसका असत्य कथन पूछ रहा है और असत्य कथन ये है, क्योंकि देखो दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। इस छतरी का निर्माण यहाँ विष्णु सिंह दिया हुआ है, यहाँ अनिरुद्ध सिंह दिया हुआ है। आपको इन दोनों शासकों के बारे में ही कंफर्मेशन ये करवा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसी कंफर्मेशन के हिसाब से मामला सेट होगा। तो यहाँ पर अनिरुद्ध सिंह ने नहीं करवाया, सॉरी विष्णु सिंह ने नहीं करवाया, अनिरुद्ध सिंह ने करवाया है, तो गलत कथन के हिसाब से आपका इसका आंसर यह हो जाएगा। चलिए
नीचे कुछ छत्रियां और उनके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ में, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में, 80 खंभों की छतरी बूंदी में, और मामा भांजा यानी धन्ना भीमा मामा भांजा की छतरी कहां पर बताई है? तो मामा भांजा की छतरी इन्होंने बताई है कहां पर? जोधपुर में। तो कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में, 80 खंभों की छतरी बूंदी में, और मामा भांजा की छतरी आपके कहां पर है? जोधपुर में। तो यहां पर जो आंसर और जो यहां पर सीन निकल कर आया है वो देखिए, देखिए पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बिल्कुल सही है, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में बिल्कुल सही है, 80 खंभों की छतरी बूंदी में नहीं है। 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में है, और इस छतरी को मूसी महारानी की छतरी भी कह सकते हैं। इस छतरी को मूसी महारानी, इस छतरी को मूसी महारानी की छतरी भी कहा जा सकता है। इस छतरी को मूसी महारानी की छतरी के रूप में भी कहा जा सकता है, यह याद रखिएगा। तो इस छतरी को मूसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है। तो देखिए, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, 80 खंभों की छतरी अलवर में, और मामा भांजा की छतरी जोधपुर में। तो बिल्कुल आंसर सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। चलें, मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। दिवाली से पहले दिवाली का गिफ्ट है ये आपके लिए, दिवाली से पहले दिवाली का गिफ्ट वाला है। क्या मूसी महारानी की छतरी कहां है? अलवर, धौलपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़। अलवर, जोधपुर, धौलपुर और प्रतापगढ़। बताइए, मूसी महारानी की छतरी प्रतापगढ़ में है, जोधपुर में है, धौलपुर में है, या अलवर में है? बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट तरीके से। मूसी महारानी की छतरी, तो मूसी महारानी की छतरी आपके अलवर में है। अलवर में बेटा एक दुर्ग भी है जिसे भूतिया किला कहा जाता है। भूतिया किला कहा जाता है, यानी भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला, इस भानगढ़ के किले को भूतिया किला के नाम से भी जाना जाता है। भानगढ़ के किले को भूतिया किला के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कोई शक शंका नहीं है, यह ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी। बताइए, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई, किसके द्वारा बनवाई? देखिए, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी महाराजा भक्तावर सिंह के द्वारा, महाराजा मंगल सिंह द्वारा, महाराजा विनय सिंह के द्वारा, या महाराजा जय सिंह के द्वारा? बताइए, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी महाराजा बख्तावर सिंह द्वारा, महाराजा मंगल सिंह द्वारा, महाराजा जय सिंह द्वारा, और महाराजा विनय सिंह द्वारा। मूसी महारानी की छतरी बताइए फटाफट। आपको दो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में काट देता हूं, केवल आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4, इन दोनों में से ही आपको क्या देना होगा? जवाब देना होगा। जल्दी से बताइए। बख्तावर सिंह की पासवान विनय सिंह ने बनवाया, पासवान मूसी महारानी, बनवाया विनय सिंह ने। आंसर है विनय सिंह। सही आंसर क्या है दोस्तों? विनय सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नमदा, अरे नमदा कहां का उत्पादन है? नमदा कहां पर उत्पादन होता है? नमदा, पेड़ वेर जूट से बने नमदे। नमदे का उत्पादन होता है टोंक, बूंदी, जयपुर, अजमेर। टोंक, बूंदी, जयपुर और अजमेर। तो नमदे का उत्पादन कहाँ होता है? बताइए, नमदे का उत्पादन कहाँ पर होता है? बताइए फटाफट तरीके से। नमदे का उत्पादन कहाँ होता है? टोंक में, बूंदी में, जयपुर में, या अजमेर में? तो बिल्कुल टोंक में। टोंक में एक उद्योग भी है, बीड़ी उद्योग, कई बार पूछा गया। टोंक में एक उद्योग है, लघु उद्योग है, बीड़ी उद्योग, जिसे इकबाल बीड़ी, ये जो लघु उद्योग है किस नाम से बीड़ी निकालता है? इकबाल बीड़ी के नाम से बीड़ी उद्योग भी फेमस है। कहां पर? टोंक में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण,
के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में? लाडलो, मेरे चांद के टुकड़ों, गुलगुलों, बुलबुलों, आ जाओ रे, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। यहां पर देखिए, पुष्कर में देखिए क्या है देखने का। पुष्कर में एक मंदिर है, सावित्री माता मंदिर। सावित्री माता मंदिर। एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सावित्री, तो एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील के किनारे जनता की भलाई के लिए एक यज्ञ का आयोजन करवा दिया। अब यज्ञ का आयोजन करवा दिया भाई साहब, समय में सब सेट कर लिया गया, समय में सब तय कर लिया गया कि फलानी तारीख को फलाने बजे हम यमन में बैठेंगे सावित्री घाट पर, जहां पर होगा। अब भाई साहब वहां पर ब्रह्मा जी ने कह दिया, यार भाई तू टाइम से आ जाइयो। अब वो कहती है कि देखो भाई बात ऐसी है, यज्ञ होगा, सारी जनता होगी, तो भाई साहब मैं तो टकाटक होके आऊंगी। यानी रूप चतुर्दशी वाला सीन क्रिएट कर दिया कि भाई साहब मैं तो मैं तो चलो ब्रह्मा जी बात यान की, जब बिल्कुल ब्यूटी पार्लर जा रहा हूं कि देवी जाया ब्यूटी पार्लर, कोई दिक्कत वाली बात कौन है, पर टाइम से आ जाए जी। कि ठीक है, डन है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मामला सेट हुआ। अब भाई साहब टाइम निकला जा रहा था, पंडित कह रहा है महाराज 2 मिनट और बची है। अरे ब्रह्मा जी प्रभु 2 मिनट अब तो एक ही बची है, हम आपके वो कहाँ हैं देवी का, बिल्कुल अभी बुलाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब बुलाने वाली बात आई तो याद रखिए सावित्री जी लेट हो गई, उन्होंने किसी और महिला को बैठा लिया। सावित्री जी आई, किसी दूसरी महिला को बैठा देखा। ब्रह्मा जी ने सोचा यार जनता के उत्थान के लिए यज्ञ करवाया जा रहा है, तो कोई बात नहीं यार, जो भी होगा देखा जाएगा, पर यज्ञ तो होगा। ठीक है, ब्रह्मा जी भी बहुत सही कंसेप्ट में थे। तो एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, जहां वैसे तो 2-3 जगह हैं, पर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर विधिवत रूप से केवल ब्रह्मा जी की ही पूजा की जाती है। मंदिर में केवल ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी की ही पूजा की जाती है। तो उस प्रकार से मामला आपको सेट रखना है। ठीक है दोस्तों, तो वो याद रखिएगा। तो सावित्री जी नाराज हो गई और सावित्री जी नाराज होकर चली गई पहाड़ पर, और यहीं पर दोस्तों फिर यहां पर सावित्री जी का क्या बन गया, मंदिर बना दिया गया। और यहां पर एक रोपवे संचालित है, जो राजस्थान का 3rd रोपवे है, तीसरा राजस्थान का तीसरा रोपवे है दोस्तों। कौन सा रोपवे है? राजस्थान का 3rd रोपवे है। तीसरा रोपवे राजस्थान का कहां पर है? सावित्री माता मंदिर पुष्कर में। और पुष्कर है ना बेटा, पुष्कर गुलाब के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। गुलाब मंडी की मैं बात कर लूं, पुष्कर में आपको ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को मिलेगा। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में किसका मंदिर देखने को मिलेगा? पुष्कर में आपको ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को मिलेगा। तो टोंक, पुष्कर, जयपुर और उदयपुर, टोंक, पुष्कर, जयपुर और उदयपुर। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के लिए? अब ऑप्शन तो दिए हैं आपने, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देखिए फटाफट। टोंक। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। क्या डोरिया साड़ी सांगानेर में है, नमदे टोंक में है, अजरक प्रिंट बगरू में है और लकड़ी के खिलौने कोटा में है। ठीक है, सारी चीजों को अभी डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी बता दूंगा मैं। लाडले छोरे आजा रे, क्यों हंसी गुसली कर रहा है? मस्त बिंदास रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, है ना। तो निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। डोरिया साड़ी सांगानेर, नमदा टोंक, अजरक प्रिंट बगरू और लकड़ी के खिलौने कोटा में। बताइए निम्नलिखित में से सही जोड़ा, फटाफट बताओ। तो देखिए आंसर देखिए, डोरिया साड़ी कहां पर है? तो डोरिया साड़ी है मेरे चांद के टुकड़ों, डोरिया साड़ी तो कैथून में। कैथून कहां पर है? कोटा में। नमदे टोंक में है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अजरक प्रिंट बगरू में नहीं है, अजरक प्रिंट है बाड़मेर में। बगरू जो ऑप्शन है, बगरू में है बेल बूटे की छपाई, बेल बूटे की छपाई। ठीक है, लकड़ी के खिलौने कोटा में नहीं है,
कोटा में एक स्थान है सांगोद, क्योंकि मैंने ये तो बता ही दिया। डोरिया साड़ी तो एक चीज और बता देता हूँ, एक्स्ट्रा काम देगी। कोटा में एक स्थान है सांगोद। सांगोद का क्या प्रसिद्ध है? नहाण उत्सव। सांगोद का नहाण उत्सव प्रसिद्ध है। ठीक है। लकड़ी के खिलौने उदयपुर में। ठीक है, आंसर है इसका नमदा टोंक। ठीक है, चलिए। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अब देखो, दरिया टोंक की भी फेमस है, पर दरियों के लिए प्रमुख स्थान, प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? टाकला सालावास, मोलेला बू नराउता, आकोला झाड़ोल और गसिंगपुरा नोखा। बताइए फटाफट, जल्दी से फटाफट तरीके से बताइए। तो राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थल है टाकला और सालावास। कौन सा स्थान है दोस्तों? राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है टाकला और सालावास। कौन सा स्थान है लाडलो? टाकला और सालावास वाला स्थान है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? अच्छा, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? यानी बहुत सारे गलत हैं, देखते हैं। यहां पर देखो, आंसर तो मैं आपको बताऊंगा और आप पहले जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट करिए। हाँ, 1 2 3 4 में से कौन सा है बताइए। क्या बादला, क्या मसूरिया साड़ी, क्या नमदा, क्या संगमर पर नक्काशी? इन चारों में से कौन सा बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल सही है? बताइए फटाफट, जल्दी से जल्दी बताओ। हाँ, तो देखिए, अब वैसे तो इसका आंसर क्या होगा? मसूरिया साड़ी। क्या होगा? मसूरिया साड़ी कोटा में। ठीक है, इसको तो इससे मिला दो, और ये सुमिलित पूछ रहा है, पर यहां से 2 चीजें और देखिए। जो नमदे है ना बेटा, नमदे टोंक के प्रमस है, संगमरमर पर नक्काशी जयपुर की प्रसिद्ध है, और बादला जोधपुर का फेमस है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि इसको अगर ऐसे लिखें, जोधपुर में तो आ जाएगा बादला, ठीक है, टोंक में आ जाएगा नमदा, और जयपुर में आ जाएगा संगमरमर पर नक्काशी। क्या आ जाएगा? संगमरमर पर नक्काशी। कहां आ जाएगा? तो संगमरमर पर नक्काशी आ जाएगा आपके जयपुर में। ठीक है साहब, चलो। राजस्थानी भाषा राजस्थान के अलावा किन क्षेत्रों में बोली जाती है? मान लीजिए ये राजस्थान है, तो अब देख लीजिए राजस्थान की भाषा राजस्थान के अलावा कहां बोली जाती होगी, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि मान लीजिए आपने गंगानगर क्रॉस किया तो बोली को रोक दिया गया, वहीं पर रोक दिया गया, और कि आगे नहीं जा पाएगी, भाषा आगे कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ऐसा तो नहीं है ना, तो क्षेत्र बांट दिया। असर तो रहता है ना, आपको पता है चूरू के लोग ज्यादा हरियाणवी बोलते हैं, ठीक है, झुंझुनू के लोग भी हरियाणवी बोल लेते हैं, अलवर के लोग इधर हरियाणा की तरफ जो टच में है वो भी हरियाणवी बोल ही लेते हैं ना। रीजन, क्लाइमेट का फर्क है, भाषा का फर्क है। ठीक है, तो चलिए, तो राजस्थानी भाषा राजस्थान के अलावा किन क्षेत्रों में बोली जाती है? मध्य भारत के पश्चिमी भाग में, सिंध के, राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में, पंजाब व हरियाणा के राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में, या उपरोक्त सभी में? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए मुझे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब क्या होगा? डी, सभी क्षेत्रों में बोली जाती है बेटा, सभी क्षेत्रों में बोली जाती है, सभी राजस्थान के निकट हैं। मध्य भारत के पश्चिमी भाग में, मान लीजिए ये भारत का भाग है, मध्य भारत के पश्चिमी भाग में, सिंध के राजस्थान के निकट, ये सिंध के निकट के भाग में, पंजाब और हरियाणा में, और राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में, हल्के हल्के निकटवर्ती क्षेत्रों में। तो दिक्कत कहाँ है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन साहब ने राजस्थानी बोलियों के वर्गीकरण में दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में किन बोलियों को शामिल किया है? यानी गियर्सन साहब ने दक्षिण पूर्वी जो बोलियां थी, दक्षिण पूर्वी बोलियों में किन बोलियों को शामिल किया है? मालवी, रांगड़ी, सोंथवाड़ी,
और उपरोक्त सभी। बताइए, मालवी, रांगड़ी, सोंतवाड़ी और उपरोक्त सभी। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। हाँ, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। मालवी, रांगड़ी, सोंतवाड़ी और उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी, डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी ने किन बोलियों को पश्चिमी राजस्थान की बोली माना था? बताइए, एलपी टेस्टिटोरी ने किन बोलियों को पश्चिमी राजस्थान की बोली माना? एलपी टेस्टिटोरी ने किन बोलियों को पश्चिमी राजस्थान की बोली माना था? बीकानेर, खेराड़ी, गोडवाड़ी, उपरोक्त सभी। बीकानेर, खेराड़ी, गोडवाड़ी और उपरोक्त सभी। बताइए, डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी ने किन बोलियों को पश्चिमी राजस्थान की बोली माना? बीकानेर, खेराड़ी, गोडवाड़ी, उपरोक्त सभी। बीकानेर, खेराड़ी, गोडवाड़ी और उपरोक्त सभी। बताइए, डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी ने किन बोलियों को पश्चिमी राजस्थान की बोली माना? बीकानेर, खेराड़ी, गोडवाड़ी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। मस्त और बिंदास तरीके से, शानदार और जानदार तरीके से आपको जवाब देना पड़ेगा। और मेरे चांद के टुकड़ों, आ जाओ रे छोरो, फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब बिल्कुल आपके सामने है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। विभिन्न विद्वानों के भाषा वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए राजस्थानी भाषा को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा जा सकता है? बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। विभिन्न विद्वानों के भाषा वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए राजस्थानी भाषा को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा जा सकता है? पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी तथा दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी तथा मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी तथा उत्तर पूर्वी राजस्थानी। यानी यह कह रहा है कि दो भागों में बांट दो। यह कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी के हिसाब से बांट लो। यह कहना चाह रहा है कि उत्तर पूर्वी राजस्थानी एक तो ये बांट लो तथा मध्य पूर्वी एक ये बांट लो। एक कह रहा है कि साहब दक्षिण पूर्वी बांट लो और उत्तर पूर्वी बांट लो। इधर का बैठा नहीं, तो बताओ आंसर क्या होगा? इतनी सारी चीजें बताने के बाद तो अब आपका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 14 तो बिल्कुल पसंदीदा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो पूर्वी राजस्थानी के रूप में और पश्चिमी राजस्थानी के रूप में इसे बांट लो। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, राठी तथा ढूंढाड़ी राजस्थानी भाषा की किस उपशाखा की प्रतिनिधि बोलियां हैं? हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी यानी राठी तथा ढूंढाड़ी राजस्थान भाषा की किस उपशाखा की प्रतिनिधि बोलियां हैं? ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी तथा ढूंढाड़ी राजस्थानी भाषा की किस उपशाखा की प्रतिनिधि बोलियां हैं? पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। बताइए, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी या ढूंढाड़ी? ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके समझ में आएगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 15 में। तो दक्षिणी राजस्थानी में, दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोलियां, दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोलियां क्या मानी जाती है छुरेटों? तो दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोलियां मानी जाती है हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी तथा ढूंढाड़ी। क्या मानी जाती है? बिल्कुल यही मानी जाती है। चलिए, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? 1973 में 1973
1973 में किस पर डाक टिकट जारी किया गया, जल्दी से बताइए। क्या बारामासा? बारामासा का जो चित्र है ना, ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग है, या इसको ऐसे लिख दे, मेवाड़ चित्रकला। मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली में बना था बारामासा का चित्र। पिछवाइयों का चित्रण नाथ द्वारा में, नाथ द्वारा चित्र शैली में बना पिछवाइयों का चित्रण। राग रागिनी का चित्रण बना बेटा, ये उदयपुर में भी बना। बनी ठनी का जो चित्रण था ये किशनगढ़ में बना। ठीक है, आंसर क्या है? बनी ठनी। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया? तो ये स्मरणीय डाक टिकट जारी किया दोस्तों किसने, किस पर जारी किया गया? बनी ठनी के चित्र पर। निहाल चंद किसके दरबार, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो देखिए, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे, बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सामंत सिंह, किशन सिंह, बहादुर सिंह, राज सिंह। बेटा एक चीज देखिए, ये किशन सिंह है ना, ये किशन सिंह पुत्र, किसका पुत्र है किशन सिंह? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र कौन है? किशन सिंह। और किशन सिंह, मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र कौन है? किशन सिंह। और इसी मोटा राजा के पुत्र किशन सिंह ने क्या बसाया? इसी के द्वारा किशनगढ़ बसाया गया, इसी के द्वारा किशनगढ़ बसाया गया। इसका सही आंसर है सामंत सिंह। और सामंत सिंह का जो कार्यकाल है, सामंत सिंह का जो समय है, ये किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। निहाल चंद को पूरे रूप से कहा जाता है मोर ध्वज की उपाधि, मोर ध्वज निहाल चंद। क्या कहा जाता है? मोर ध्वज निहाल चंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? यानी इनमें से एक चीज लोक चित्रकला का अंग नहीं है। ठीक है, बताइए निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? पथवारी, फड़, बनी ठनी और सांझी। पथवारी, फड़, बनी ठनी और सांझी, बताइए। पटवारी, फड़, बनी ठनी और सांझी, निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? पटवारी, फड़, बनी ठनी और सांझी, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 18। तो यहां पर आंसर है पथवारी। पथवारी है जो लोक चित्रकला का अंग नहीं है। पथवारी एक स्थान होता है और ये स्थान होता है गांव के बाहर। कहाँ होता है? गांव के बाहर एक स्थान होता है जिसे पथवारी कहा जाता है। आपको पता होगा कोई चार धाम की यात्रा पर जाता है तो पथवारी पूजी जाती है। किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसको हरिद्वार भेजा जाता है 3 दिन पर, तो भी पथवारी पूज कर ही हरिद्वार भेजा जाता है और वापस पथवारी पूज कर उसको घर पर एंट्री दी जाती है, यानी गांव में एंट्री दी जाती है। तो निम्नलिखित से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? फड़ भी एक चित्र है, सांझी भी एक चित्र है और बनी ठनी भी एक चित्रकला का वो है। चलिए, किशनगढ़ चित्रशैली के संरक्षण सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु, किशनगढ़ चित्रकला के संरक्षक यानी इसको कंजर्व करने वाले किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई? किशनगढ़, आगरा, दिल्ली, बंबई, आगरा है ना, जोधपुर और वृंदावन। किशनगढ़, आगरा, जोधपुर और वृंदावन, बताइए।
किशनगढ़, आगरा, वृंदावन। देखिए जो सावंत सिंह थे ना, सावंत सिंह राजपाट छोड़कर कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए, एक साधु सन्यासी का रूप इन्होंने धारण कर लिया और इनकी मृत्यु भी कहाँ हो गई? इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों वृंदावन में। इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? वृंदावन में। पढ़िए, प्रलंबन गिरवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर, लुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह करती है। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। प्रश्न दोबारा पढ़िए, समझ में नहीं आया है तो। प्रलंबन ग्रीवा, गर्दन, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती बाहें, मस्कारा लगी हुई बाहें, पहले अधर, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह करती है। बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग की, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग की और मेवाड़ स्कूल पेंटिंग की, बताइए। जल्दी से बताओ। बूंदी, किशनगढ़, मारवाड़, मेवाड़। बूंदी, किशनगढ़, मारवाड़ या मेवाड़? तो यह है बेटा किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। कहाँ की है? किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। बूंदी में तो पशु पक्षियों का चित्रण, सर्वाधिक है। मारवाड़ में आपको पता है देवियों का चित्र सर्वाधिक है। मेवाड़ में तो आपको पता ही है 12 मासा, कलीला, दमना के चित्रण भी ध्यान रखिएगा। चलिए, सहजोबाई का गुरु कौन है? सहजोबाई का गुरु कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21, सहजोबाई का गुरु कौन था? सहजोबाई का गुरु कौन था, बताइए। सहजोबाई का गुरु कौन था? जल्दी से बताएं कि सहजोबाई का गुरु कौन है, फटाफट बताइए। सहजोबाई का गुरु लालदास जी, चरणदास जी, रामचरणदास जी और कृपाराम जी। चरणदास जी, रामचरण जी, लालदास जी, बताइए फटाफट। तो चरणदास जी। सहजोबाई एक संत थी और सहजोबाई साध्वी, क्या कहते हैं इन्हें? साध्वी, जिनके गुरु का नाम चरणदास जी था। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष यानी मूल पुरुष, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया, भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ, लोग भक्ति में लीन होने लगे, साधु संतों के पास जाकर सच्चे वचन, सत्य वचन सुनने लगे, उनका पालन करने लगे। तो बताइए भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। भक्ति आंदोलन का, हाँ, भक्ति आंदोलन का जनक या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है शंकराचार्य को। गुरु शंकराचार्य अपने आप में बड़े विद्वान संत थे, तो शंकराचार्य को कहा जाता है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किसने किया? राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किसने किया? कृष्णदास जी पैहारी, श्यामदास जी, कृष्ण भट्ट कलानिधि और अग्रसेन मुकुल। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किसने किया? कृष्णदास जी पैहारी, श्यामदास जी, कृष्ण भट्ट कलानिधि और अग्रसेन मुकुल। रामानंदी संप्रदाय राजस्थान में, जल्दी से बताइए। आंसर है कृष्णदास जी पैहारी। ठीक है, कृष्णदास जी पैहारी ने रामानंदी संप्रदाय का आरंभ किया जयपुर में गलता पीठ से। ठीक है, विट्ठलनाथ को उसमें पराजित किया, वो वाला कंसेप्ट तो ये याद रखिएगा।
श्रीनाथ जी, जय श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान लाई गई? श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के काल में राजस्थान लाई गई? बताइए फटाफट। श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस शासक के काल में राजस्थान लाई गई? देखिए, औरंगजेब ने बनारस से एक फरमान जारी किया, किसका? मंदिर तोड़ने का। ठीक है, तो श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस शासक के काल में? तो श्रीनाथ जी की प्रतिमा मेवाड़ पहुंची। मेवाड़ में शासक है राज सिंह। मेवाड़ में शासक कौन है? मेवाड़ के शासक है राज सिंह। और राज सिंह ने फिर इनको सिहाड़ नामक स्थान पर, सिहाड़ नामक स्थान पर श्रीनाथ जी की प्रतिमा को स्थापित करवाया। और सिहाड़ का नाम बदलकर क्या हो गया? नाथ द्वारा, यानी भगवान श्रीनाथ जी का द्वारा, नाथ द्वारा। तो नाथ द्वारा का प्राचीन नाम अभी एसआई के एग्जाम में भी पूछा गया, तो नाथ द्वारा सिहाड़। तो श्रीनाथ जी की प्रतिमा किस मुगल शासक के शासन काल में राजस्थान में लाई गई? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्या आंसर हो जाएगा? औरंगजेब के शासन काल में श्रीनाथ जी की प्रतिमा राजस्थान लाई गई। संत रामदास जी, संत रामदास जी के गुरु थे। संत रामदास जी के गुरु कौन थे? जल्दी से बताइए, संत रामदास जी के गुरु कौन हैं? संत रामदास जी के गुरु कौन थे? संत हरिराम दास जी, संत रामपाल, संत दरियाऊ जी, संत सुंदरदास जी। बताओ जल्दी से। संत रामदास जी के गुरु रामपाल जी, दरियाऊ जी, सुंदरदास जी, और इसके बाद है संत हरिराम दास जी। तो इसके कौन है? संत हरिराम दास जी, बिल्कुल सही है। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? नागौर में, जयपुर में, पाली में, या भीलवाड़ा में? नागौर में, जयपुर में, तीखी पहाड़ी पर, पता है ना, तीखी पहाड़ी पर। कठोर तपस्या कर निरंजनी संप्रदाय, तपस्या की व निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। तो तीखी पहाड़ी कहां पर है? जयपुर में है, पाली में है, भीलवाड़ा में, या कहीं और है? बताओ फटाफट बता दो। चांद के टुकड़ों, सोरो आ जाओ रे, आ जाओ, जल्दी जल्दी बताओ, मस्त बिंदास तरीके से, बिल्कुल भी दिक्कत आवश्यकता नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नागौर, जयपुर, पाली, भीलवाड़ा। आंसर है आपका नागौर। आंसर क्या है? नागौर। निहाल टावर, निहाल टावर कहां पर स्थित है? अरे निहाल टावर कहां पर स्थित है बताइए। निहाल टावर कहां पर स्थित है? फटाफट बताएं। निहाल टावर, अब देखिए, निहाल टावर को क्लॉक टावर, इसे राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर, इसे राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर कहा जाता है, इसे क्लॉक टावर कहा जाता है। निहाल टावर कहां पर स्थित है? कोटा, बूंदी, बारां और धौलपुर में। तो निहाल टावर कहां पर स्थित है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर या सबसे बड़ा निहाल टावर या सबसे बड़ा क्लॉक टावर कहां पर स्थित है दोस्तों? धौलपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए दोस्तों, राजस्थान से अब देखिए वही प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा क्लॉक टावर कहां पर स्थित है? बताइए। राजस्थान का सबसे बड़ा क्लॉक टावर, राजस्थान का सबसे बड़ा क्लॉक टावर कहां पर स्थित है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजस्थान का सबसे बड़ा क्लॉक टावर कहां पर है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली।
राजस्थान का सबसे बड़ा क्लॉक टावर कहां पर स्थित है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। बताइए। हाँ, शानदार वाला सेशन, जबरदस्त वाला सेशन, बताओ। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजस्थान का सबसे बड़ा क्लॉक टावर कहां पर है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है आपके धौलपुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा क्लॉक टावर कहां पर है? धौलपुर में। एक थंबा महल कहां पर स्थित है? ये मैंने बताया था। एक थंबा महल कहां पर स्थित है? यह 3 मंजिला महल है। एक थंबा महल कहां पर स्थित है? तो एक थंबा महल, एक थंबा महल के साथ ही एक मिलता जुलता शब्द है, एक थंबिया महल। एक थंबा महल के साथ ही एक मिलता जुलता है, एक थंबिया महल। तो एक थंबिया महल तो कहां पर है? डूंगरपुर में, ठीक है। और एक थंबा महल कहां पर है? जोधपुर में। और जोधपुर में भी एक स्थान है, कहां पर? मंडोर में। जोधपुर में भी एक स्थान है, मंडोर। तो एक थंबा महल कहां पर है? मंडोर, जोधपुर में। राजस्थान का छोटा ताजमहल किस महल को कहा जाता है? राजस्थान का छोटा ताजमहल, राजस्थान का छोटा ताजमहल किस महल को कहा जाता है? जल्दी से बताइए, राजस्थान का छोटा ताजमहल किस महल को कहा जाता है? ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए। जसवंतगढ़ राजस्थान का ताजमहल, अबली का महल, हाड़ौती का हवा महल, हाड़ौती, ठीक है। हाँ, अबेड़ा महल, हवा महल। तो जसवंतगढ़ राजस्थान का छोटा ताजमहल, अबली मीणिका महल, मैंने यही तो कह रहा ना, अबली मीणिका महल राजस्थान का छोटा ताजमहल, और इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चांद के टुकड़ों, मेरे गुलगुलों, मेरे बुलबुलों, आप सभी को पुनः शानदार वाली, बिल्कुल क्रैकर्स के साथ, पटाखों के साथ, मस्त अच्छे तरीके से अपने सभी माता पिताओं को मेरा चरण स्पर्श, और बिल्कुल धूमधाम से आप दीपावली का त्यौहार मनाइए। और फिर हम कंटिन्यू रूप से दिवाली बाद और बड़ा धमाका करेंगे। उसमें आप सभी साथियों को, चैनल जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अड्डा का ऐप, अड्डा 247 का ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ पर राजस्थान के सेगमेंट में क्विज चल रहे हैं, वो क्विज दीजिए, अपनी रैंक का पता करिए। जो चीज़ें हमें फ्री में मिल रही है उन्हें लपेट लेना चाहिए। और दिवाली की आपको पुनः ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।